नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जहां भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल आंदोलन, सत्याग्रह और जेल जाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि हथियार उठाकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया गया। हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की हम बात कर रहे हैं। और जब आज़ाद हिंद फौज का नाम आता है तो हमारे सामने सबसे प्रमुख चेहरा आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आईएनए कैसे बनी, इसका पहला गठन किसने किया, नेताजी इसके नेतृत्व तक कैसे पहुंचे, आज़ाद हिंद सरकार कैसे बनी और आखिरी सैन्य रूप से सफल न होने के बावजूद आईएनए ने अंग्रेजी शासन की नींव को कैसे हिला डाला। दोस्त, आइए हम चैप्टर की दिशा समझ लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आज़ाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि से। इसके बाद देखेंगे कि आईएनए का पहला गठन किसने किया और कैप्टन मोहन सिंह की क्या भूमिका रही। दोस्त, फिर हम आएंगे रास बिहारी बोस और उनके बाद सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचेंगे। आगे आज़ाद हिंद सरकार, रानी झांसी रेजिमेंट, आईएनए का सैन्य अभियान, मोइरोंग, इम्फाल, कोहिमा और फिर लाल किले में चले आईएनए ट्रायल्स को हम लोग समझेंगे, जो लाल किले में आईएनए ट्रायल्स चले थे। अंत में पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे, यानी कहानी को हम केवल फैक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक क्रम में समझेंगे ताकि घटना अपने आप याद हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आज़ाद हिंद फौज क्या थी। क्या था आज़ाद हिंद फौज? आईएनए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सशस्त्र संगठन था, मतलब हथियार के साथ हथियारबद्ध संगठन। इसका उद्देश्य अंग्रेजों से केवल राजनीतिक बातचीत करना नहीं था, बल्कि सैन्य संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना था। हालांकि आईएनए का पहला गठन नेताजी ने नहीं किया था, लेकिन इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मिली। नेताजी ने सैनिकों के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य रखा, दिल्ली चलो, यानी अंतिम मंजिल दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी। दोस्त, इनकी निशानी थी। इसी दौर में उनका प्रसिद्ध आह्वान भी सामने आया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसीलिए आईएनए को समझते समय एक बात याद रखिए, यह स्वतंत्रता संघर्ष का सैन्य पक्ष था। ठीक है, कुछ पक्ष हुए राजनीतिक पक्ष, लेकिन ये जो पक्ष हुआ ये सैन्य पक्ष हुआ था। दोस्त, अब सवाल है, आजाद हिंद फौज बनाने की स्थिति पैदा कैसे हुई? आखिर क्या कारण हुआ कि आजाद हिंद फौज बनाने की आवश्यकता आन पड़ी? इसकी कहानी सीधे द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ जाती है। दोस्त, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन युद्ध में शामिल था और एशिया में उनका मुकाबला जापान से हो रहा था। जापान क्या किया, बहुत तेजी से दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी तैनात थे। जैसे जैसे जापान ने मलाया और दूसरे क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना को पीछे धकेला, बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक जापान के हाथे युद्धबंदी बनने लगे। मतलब उनको नजरबंद कर लिया गया, उसको युद्धबंदी करके अरेस्ट कर लिया गया, भारतीय सैनिक को, ब्रिटिश भारतीय सैनिक को। यहीं से वह परिस्थिति बनी जिससे आगे चलकर आईएनए का पहला संगठन हुआ। दोस्तों, अब कहानी की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेना की पराजय के बाद बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक जापान के युद्धबंदी बन गए।
अब सोचिए, ये वही भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना में रहकर अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब विचार सामने आया कि इन्हीं सैनिकों को क्यों न अंग्रेज के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित किया जाए। यहीं से युद्धबंदियों को एक राष्ट्रीय सेना में बदलने का प्रयास शुरू हुआ। अपने राष्ट्र के हित में युद्ध लड़ने का प्रयास शुरू हुआ। यानी जो सैनिक कल तक ब्रिटिश सेना का हिस्सा था, उन्हीं में से कुछ आगे चलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आईएनए का हिस्सा बने। और इस प्रयास की शुरुआती नेतृत्व में जो नाम सामने आता है वो है कैप्टन मोहन सिंह। अब देख लेते हैं कि आईएनए की स्थापना जो 1942 में हुआ था। इनके प्रथम प्रमुख और संस्थापक के रूप में हम कैप्टन मोहन सिंह को याद रखेंगे दोस्त। तो आईएनए की स्थापना में जो प्रथम चरण रखा, ये कौन रखा? कैप्टन मोहन सिंह जी रखे हुए थे। देखिए, ये कैप्टन मोहन सिंह का ही इमेज है। इसका आधार मुख्य रूप से वे भारतीय सैनिक थे जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के हाथों युद्धबंदी बने। मतलब कि आईएनए में जो भी सैनिक हुए वो कौन हुए? वे दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जापान के हाथों युद्धबंदी बन गए थे। जापान ने अपने उसको युद्धबंदी बना लिया था, देख लीजिए। वो आईएनए का मतलब कि आधार बना, आईएनए में सैनिक बना। जापान भी इस संगठन के निर्माण में सहयोग कर रहा था, लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। पहली इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह से जुड़ी है, जबकि इंडियन नेशनल आर्मी को पूर्ण गठित करके बड़े राष्ट्रीय दल के रूप में कौन आगे बढ़ाया? ये सुभाष चंद्र बोस ने आगे बढ़ाया, उसको संगठित करके दोस्त। इसीलिए नेताजी और मोहन सिंह की भूमिका को एक दूसरे से अलग समझना चाहिए। पहला संगठन मोहन सिंह 1942, आगे पुनर्गठन और व्यापक नेतृत्व किसने किए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए। अब जानते हैं कैप्टन मोहन सिंह कौन थे। तो कैप्टन मोहन सिंह मूल रूप से ब्रिटिश भारतीय अधिकारी थे। कैप्टन मोहन सिंह जब दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेना को हार मिली और भारतीय सैनिक जापान के हाथों युद्धबंदी बने, तब मोहन सिंह के सामने एक नई संभावना आई। उसके दिमाग में एक क्लू आया, एक आइडिया आया। सोचा कि भारतीय सैनिक अंग्रेज की ओर से क्यों लड़े? क्यों न इन्हीं सैनिकों को भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित किया जाए। इसके बाद उन्होंने भारतीय युद्धबंदी को संगठित करना शुरू कर दिया। यही प्रयास आगे चलकर पहली आईएनए के निर्माण का आधार बना दोस्तों। इसीलिए आईएनए के इतिहास में मोहन सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को पहली बार एक स्वतंत्र भारतीय सैनिक शक्ति में बदलने की कोशिश की थी दोस्त। मोहन सिंह से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं दोस्त। उद्देश्य क्या था? जो पहला संगठन से जुड़े हुए थे ये मोहन सिंह थे। कब? तो 1942 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था आईएनए का? तो इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना, मतलब हमें आजाद करवाना अंग्रेजों से। और इस सेना का प्रारंभिक आधार था भारतीय युद्धबंदी सैनिक, मतलब जापान के हाथों जो भारतीय सैनिक युद्धबंदी बन गए हैं उनको अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ाना। इसका मतलब आईएनए का जन्म भारत की जमीन पर नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थिति में दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। लेकिन अभी आईएनए को एक मजबूत राजनीति नेतृत्व की आवश्यकता थी। और यहीं से हमारी कहानी में एक दूसरे महान क्रांतिकारी आते हैं। कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस को
प्रारंभ होता है दोस्त इस आईएनए के चरण में। आइए समझते हैं कि रास बिहारी बोस की क्या भूमिका थी। दोस्तों, रास बिहारी बोस का नाम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। वे एक लंबे अरसे से विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों को संगठित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनसे जुड़ा जो प्रमुख संगठन था रास बिहारी बोस से, ये थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन किसने किया, तो रास बिहारी बोस ने किया दोस्त। उनका प्रयास था कि विदेशों में सक्रिय अलग अलग भारतीय राष्ट्रवादी समूहों को एक मंच पर लाया जाए। ठीक है, इसीलिए यदि मोहन सिंह ने सैनिकों को संगठित करने का काम शुरू किया, तो रास बिहारी बोस ने इस संघर्ष को व्यापक राजनीतिक और संगठनात्मक आधार देने की कोशिश किया दोस्त। अब देखते हैं बैंकॉक सम्मेलन, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। यह सम्मेलन 1942 में हुआ। बैंकॉक सम्मेलन 1942 में हुआ। इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव था विदेश में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता प्रयासों को एक संगठित दिशा देना। यह महसूस किया जा रहा था कि केवल अलग अलग समूह बनाकर अंग्रेजों को चुनौती देना संभव नहीं, एक प्रभावशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी के क्रम में आगे सुभाष चंद्र बोस को आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में संगठन और सैनिक मजबूत थे, लेकिन अब ऐसे नेता की जरूरत थी जो इन्हें एक बड़े लक्ष्य और मजबूत नेतृत्व के अंतर्गत ला सके। उस नेता का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। अब देखते हैं कि कैसे सुभाष चंद्र बोस भारत से निकल करके अन्यत्र जगहों पर विदेशों में गए। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की नजरबंदी से निकलकर गुप्त रूप से भारत से बाहर चले गए। उनकी यात्रा बेहद जोखिमपूर्ण थी दोस्त। वे सबसे पहले भारत से अफगानिस्तान की दिशा में गए, वहां से फिर सोवियत संघ। ठीक है, ये देखिए कैसे कैसे ये भारत से अफगानिस्तान के एरिया में गए, फिर वहां से सोवियत संघ पहुंच गए और आगे होते होते कहां पहुंचे? यूरोप, जर्मनी पहुंच गए। उनका उद्देश्य साफ था कि अंग्रेजों के शत्रु देशों से संपर्क स्थापित करके भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना। यही बात हुआ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यही बात सुभाष चंद्र बोस जी ने किए दोस्त। यानी नेताजी की रणनीति थी कि जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में पहले से फंसा हुआ है, उसी समय उसकी कमजोरी का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाए। अब हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस कैसे कैसे जर्मनी में प्रवास करते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र जो बोस बैठे नहीं, वे बहुत ज्यादा काम किए। उन्होंने वहां मौजूद भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करने का प्रयास किया और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की दोस्त। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया। कहां? जर्मनी में। इस केंद्र के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का प्रचार किया। इस पूरे दौर में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नेताजी किनके द्वारा कहा गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह समझ आ गया
कि भारत के करीब जाकर सैन्य कार्रवाई करने की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया अधिक महत्वपूर्ण है। वहां पहले से भारतीय युद्धबंदी थे। इंडियन नेशनल आर्मी का आधार था, बेस था वहां पर। जैसे कि न- समझ लीजिए कि आर्मी बेस होता है ना, उसी प्रकार से आईएनए का बेस था। जापान ब्रिटेन से युद्ध कर रहा था, इसीलिए नेताजी ने जर्मनी से दक्षिण पूर्वी एशिया जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, नेताजी की यह यात्रा अपने आप में असाधारण थी। उन्होंने 1943 में जर्मनी से दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए निकल पड़े। यह सामान्य जहाज या विमान की यात्रा नहीं थी। वे लंबी और कठिन पनडुब्बी यात्रा के माध्यम से जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्र तक पहुंचे। इसके बाद नेताजी सिंगापुर पहुंच गए। अब पहली बार वह नेता दक्षिण पूर्वी एशिया पहुंच चुका था, जिनके पास राष्ट्रीय पहचान भी थी, राजनीतिक अनुभव भी था और अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संघर्ष की स्पष्ट योजना भी थी। एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सुभाष चंद्र बोस जी साउथ ईस्ट एशिया गए थे, दक्षिण पूर्वी एशिया। यहीं से आईएनए के इतिहास में दूसरा और सबसे प्रसिद्ध चरण शुरू होता है। अब क्या होगा? अब नेतृत्व का हस्तांतरण होगा। मतलब कि 4 जुलाई 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख है दोस्त। इसी दिन सुभाष बिहारी बोस ने अपना नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में उन्होंने सौंप दिया। रास बिहारी बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में अपना नेतृत्व को सौंप दिया दोस्त। अब नेताजी के सामने केवल बनी बनाई सेना को संभालने का काम नहीं था। उन्होंने आईएनए को पुनर्गठित किया, सैनिकों में नया आत्मविश्वास पैदा किया और पूरे अभियान को एक राष्ट्रीय लक्ष्य दिया। यहीं से आईएनए नेताजी के नेतृत्व में अपनी सबसे प्रसिद्ध पहचान प्राप्त करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहन सिंह ने जिस सैन्य प्रयास की शुरुआत की और रास बिहारी बोस ने जिसे संगठित राजनीतिक आधार दिया, नेताजी ने उसे एक प्रभावशाली राष्ट्रीय सैन्य आंदोलन में बदलने का प्रयास किया दोस्त। अब देखिए कैसे कैसे गांधी जी प्रेरित करते हैं सैनिकों को। नेताजी जानते थे कि किसी सेना को केवल हथियार से नहीं बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य से भी चलाया जाता है। उन्हें टारगेट दीजिए तो वर्क होगा। इसीलिए इन्होंने आईएनए सैनिकों के सामने में नारा दिया, दिल्ली चलो। कहाँ? दिल्ली चलो, क्योंकि शासन प्रशासन सब कहाँ पर था? दिल्ली में ही बैठे थे। तो उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनको फैक्ट की तरह याद रखिए। दिल्ली केवल एक शहर नहीं था, उस समय दिल्ली अंग्रेज शासन की केंद्रीय सत्ता का प्रतीक था। इसीलिए दिल्ली चलो का अर्थ था भारत की सीमा में प्रवेश करो, आगे बढ़े और ब्रिटिश सत्ता को उसकी राजनीतिक राजधानी में चुनौती दो। इस नारे ने आईएनए के अभियान को एक सीधी दिशा दे दी, उनको टारगेट दे दिया। सिंगापुर और बर्मा से आगे बढ़ते हुए अंतिम लक्ष्य कहाँ थी? दिल्ली। अंतिम लक्ष्य कहाँ थी दोस्त? दिल्ली। अब हम आते हैं आजाद हिंद सरकार की स्थापना थे। नेताजी केवल एक सेना बनाकर अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, वे यह भी दिखाना चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की अपनी सरकार हो सकती है। इसीलिए 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, कहाँ? इनको याद रखिएगा, कहाँ आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। इनके प्रमुख सुभाष चंद्र बोस थे। इसे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसकी सैन्य शक्ति के रूप में आजाद हिंद फौज थी। इस कदम का संदेश बहुत बड़ा था दोस्त। अब नेताजी का संघर्ष केवल एक विद्रोही सेना संघर्ष नहीं था, बल्कि वे यह भी दावा कर रहे थे कि भारत की स्वतंत्र सत्ता अंग्रेजी सरकार से
अलग मौजूद है। 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित इस सरकार को आजाद हिंद सरकार या अंग्रेजी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कहा गया। प्रोविंशियल का अर्थ होता है अस्थायी रूप से, प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल है, प्रोविंशियल नहीं, प्रोविजनल। प्रोविजनल अर्थात नेताजी ऐसी सरकार प्रस्तुत कर रहे थे जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने तक स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करे। इससे संघर्ष को दो स्तर मिले। एक तरफ आईएनए सैन्य मोर्चे पर लड़ रही थी, दूसरी तरफ आजाद हिंद सरकार राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत का दावा प्रस्तुत कर रही थी। एक गोली दो शिकार, यही कारण है नेताजी का प्रयास केवल सेना बनाने तक सीमित नहीं था, वे एक वैकल्पिक भारतीय सत्ता की कल्पना भी सामने रख रहे थे। अब सुभाष चंद्र बोस के क्या क्या पद मिले वो भी देख लेते हैं। तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां थे। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किए, वे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए, उनके साथ उन्होंने युद्ध मंत्री और विदेश मामले के मंत्री की जिम्मेवारी भी संभाली। दोस्त, ये हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद सरकार में सुभाष चंद्र बोस के पद के बारे में। इससे स्पष्ट होता है कि आजाद हिंद सरकार में नेताजी राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ सैन्य और विदेशी नीति के भी केंद्रीय व्यक्ति थे, और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि आजाद हिंद सरकार की पूरी रणनीति तीन चीजों पर आधारित थी: अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना, आईएनए के माध्यम से सैन्य संघर्ष करना और भारत की स्वतंत्र सरकार का दावा प्रस्तुत करना। अब सवाल उठता है, क्या आजाद हिंद सरकार को केवल नतीजों और इंडियन नेशनल आर्मी ही सरकार मानती थी? ठीक है, जैसे कि आजाद हिंद सरकार को क्या कितना लेवल पर इनको मान्यता था? तो इसका आंसर है नहीं, केवल नेताजी और आईएनए ही सरकार नहीं मानते थे, इसे कई देशों की मान्यता प्राप्त थी आजाद हिंद सरकार को। इसमें जो है यह है जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा और फिलीपींस जैसे देश ने इनको समर्थन प्राप्त था। इस मान्यता का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा था क्योंकि अब भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न केवल भारत और ब्रिटेन के बीच का मामला नहीं रह गया था, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका था। दोस्त, हालांकि ये मान्यताएं उस समय युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ी थी, लेकिन आईएनए के संदर्भ में इससे आजाद हिंद सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ी। दोस्त, अब हम आते हैं जापान के द्वारा जो दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप था, उनकी भी प्रसंग को हम लोग देख लेते हैं। नेताजी को दिया गया दो द्वीप को, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान को नेताजी ने क्या कन्वर्ट कर दिया? शहीद। और निकोबार को स्वराज नाम दिया गया। दोस्तों, इनको याद रखिएगा स्टैटिक फैक्ट में कि अंडमान को शहीद, ठीक है, अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज का नाम दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इन नामों में भी स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश छुपा था, ये ऐसे ही नहीं नाम दे दिया। शहीद उन लोगों के बलिदान का प्रतीक था जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। दोस्त, अपने जीवन को त्याग कर दिया। और स्वराज स्वतंत्र शासन की आकांक्षा का प्रतीक था, मतलब वो उनका चाहत था। इसलिए अंडमान निकोबार का नाम परिवर्तन केवल भौगोलिक नाम बदलना नहीं था, इसे नेताजी के अब अगली स्लाइड में हम अंडमान निकोबार को और थोड़ा स्पष्ट से समझ लेते हैं। दोस्त, जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप का नामकरण प्रशासन आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया। ठीक है, एक होता है ना नॉमिनल रूप से जो प्रशासन था वो आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया। इसके बाद नेताजी ने इनके नाम के बदले अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज,
यहाँ नाममात्र प्रशासन शब्द को समझना जरूरी है। नाममात्र प्रशासन का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह नहीं था कि आजाद हिंद सरकार को वहां पूरी तरह स्वतंत्र और वास्तविक प्रशासनिक शक्ति मिल गई थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यह नेताजी के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे पहली बार किसी भारतीय भूभाग को स्वतंत्र भारत की सरकार से जोड़कर प्रस्तुत कर पा रहे थे। अगली हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन रेजिमेंट बने दोस्त। तो आईएनए की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी महिलाओं को सैन्य में भागीदारी। ठीक है, वो बढ़ चढ़ के उन्होंने सैन्य में भागीदारी लिया। महिलाओं के लिए एक अलग सैन्य यूनिट बनाई गई जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया। नाम भी बहुत सोच समझ कर चुना गया था। 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के स्मृति में, ठीक है, इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया दोस्त, जिन्हें बाद में हम लक्ष्मी सहगल के नाम से जानते हैं। किसे? जो झांसी रानी झांसी रेजिमेंट थी, इनका नेतृत्व कौन कर रही थी? इसका लीडरशिप, इसका नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिसे आगे चल करके लक्ष्मी सहगल के नाम से ये फेमस हुई। दोस्तों, उस समय किसी भारतीय महिला सैन्य इकाई का संगठन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ये बात है 1943 की। सोच लीजिए कि उस समय में एक सेना का एक संगठित का एक मतलब कि लीडर करना एक फीमेल्स, ये बहुत बड़ी बात थी। यह बताता है कि नेताजी के स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं को केवल सहायक भूमिका में नहीं बल्कि सीधे एकदम बागडोर संभालने की पावर मिली थी दोस्त। अब देख लेते हैं क्या क्या नारे दिए गए। तो सबसे प्रसिद्ध जो सैन्य लक्ष्य था, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। दूसरा जो प्रसिद्ध अभिवादन रहा, जय हिंद। यह आजाद हिंद आंदोलन के अत्यंत लोकप्रिय हुआ दोस्त। नेताजी का प्रसिद्ध आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब कि बलिदान जब तक नहीं देंगे, त्याग नहीं करेंगे, समर्पण नहीं देंगे, आजादी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आईएनए से जुड़ा आदर्श था क्या? इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी। क्या था? इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी। एकता, विश्वास और बलिदान। एकता, विश्वास और बलिदान, अर्थात इनका अर्थ था इत्तेफाक मतलब एकता, इत्माद मतलब विश्वास और कुर्बानी मतलब बलिदान। ये इनका अर्थ था दोस्त। उस समय ये इस्तेमाल किया गया था। अगर इन सभी को जोड़े तो आईएनए का संदेश साफ दिखाई देता है। एकता के साथ संगठित होना, स्वतंत्रता में विश्वास रखना और उसके लिए बलिदान को तैयार रहना दोस्त। ये इनका तीनों लाइन का मतलब है। अब हम आईएनए के सैन्य अभियान पर आते हैं कि उन्होंने क्या क्या अभियान किए। 1944 में आईएनए ने जापानी सेना के साथ भारत की पूर्वी सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया। इस अभियान की दिशा थी बर्मा से मणिपुर, फिलहाल इम्फाल और कोहिमा की ओर ये बढ़ गए। अंतिम लक्ष्य था पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करके आगे दिल्ली की दिशा में पहुंचना। ठीक है, इधर देखिए, दिल्ली की दिशा में इनका टारगेट था कि चलो दिल्ली हम पहुंचे। यानी दिल्ली चलो अब केवल भाषण का नारा नहीं था, इसे सैन्य अभियान में बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन यह बहुत कठिन क्षेत्र में चल रहा था। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कैसे टेरेन एरिया है। वहां पर पहाड़ है, जंगल है, ठीक है, और खराब मौसम, लंबी आपूर्ति व्यवस्था। सोच लीजिए कि उस समय में जाके जो जो खाना पीना रहने का जो प्रवासन होता है, ये काफी ज्यादा मुश्किल था दोस्त। आगे हम देखेंगे कि आईएनए ने भारत की भूमि पर एक प्रतीकात्मक सफलता भी प्राप्त किया। कहाँ पे? तो मोइरांग में। कहाँ किया दोस्त? मोइरांग में उन्होंने सफलता प्राप्त किया। ये जो उपलब्धि थी ये मणिपुर के मोइरांग से जुड़ी हुई थी और ये काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण था दोस्त। 14 अप्रैल 1944 को आईएनए अधिकारी कर्नल शौकत अली ने मोइरोंग में, कहाँ पे, मोइरोंग में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। मतलब कि उन्होंने पहली झंडा गाड़ दी। कर्नल शौकत अली ने पहली झंडा गाड़ दिया दोस्त। यह घटना आईएनए के लिए बहुत प्रतीकात्मक महत्व रखती थी, क्योंकि जिस सेना का लक्ष्य भारत में प्रवेश करके अंग्रेजी शासन को चुनौती देना था, अब वह भारतीय भूभाग तक पहुंच चुकी थी। हालांकि आगे सैन्य परिस्थितियां आईएनए के पक्ष में नहीं रही, लेकिन मोइरोंग आज भी आईएनए के अभियान की एक महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में देखा जाता है। इसीलिए मोइरोंग का नाम आए तो उनके साथ मणिपुर 14 अप्रैल 1944 और शौकत अली को जोड़ना नहीं भूलना है दोस्त। अब देख लेते हैं इम्फाल और कोहिमा का क्या क्या अभियान रहा दोस्त। यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ सफलता मिलने पर भारत के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता था। आईएनए और जापानी सेना ने इस दिशा में अभियान चलाया, लेकिन यह अभियान अंततः सफल नहीं हो सका दोस्त, और यहीं से आईएनए की सैन्य अभियान की गति टूटने लगी, उनकी स्पीड धीमी होने लगी दोस्त। ध्यान रखिए, आईएनए की असफलता केवल सैनिकों के साहस की कमी कारण नहीं हुई। इनके पीछे खराब मौसम, हथियार की कमी, भोजन की कमी, युद्ध की बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जैसे कई कारण थे दोस्त। अब हम अगले स्लाइड में इनकी पूरी कारण को हम लोग समझेंगे दोस्त। इम्फाल कोहिमा अभियान की विफलता का कारण देखिए किस प्रकार ये विफल हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जापानी सेना को भारी सैन्य दबाव और पराजय का सामना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को अपनी मुंह की खानी पड़ी फिर बाद में। दूसरी समस्या थी भोजन और हथियार की कमी, ये दूसरी समस्या थी भाई। तीसरी बड़ी समस्या थी मॉनसून, ठीक है, मतलब बारिश का मौसम, ये मानसून था। रास्ता और जो आपूर्ति था ये काफी ज्यादा, मतलब कि व्यवस्था प्रभावित हो गई थी। सबसे गंभीर समस्या थी लंबी सप्लाई लाइन का टूट जाना। सेना केवल सैनिकों से नहीं लड़ती, उनके पीछे लगातार भोजन, गोला बारूद और चिकित्सा सामग्री पहुंचनी चाहिए। अगर ये सब नहीं पहुंचेगा तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर मित्रराष्ट्र के पास अधिक मजबूत सैन्य संसाधन थे, इसीलिए साहस होने के बावजूद भी आईएनए और जापानी सेना के पक्ष में नहीं रही दोस्त। यदि पूरे आईएनए सैनिक अभियान की असफलता को देखें तो कई बड़े कारण सामने आते हैं। आईएनए की जापान पर अत्यधिक निर्भरता, स्वाभाविक बात है। दूसरा था हथियार और दूसरे सैन्य संसाधनों की कमी। तीसरी थी सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध न होना। चौथी थी पूर्वोत्तर भारत और बर्मा की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां। और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का धीरे धीरे कमजोर पड़ना और अंततः पराजित हो जाना दोस्त। यही इसका मुख्य कारण रहा। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। 1945 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। जापान मित्र राष्ट्रों के सामने पराजित हुआ और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह आईएनए के लिए निर्णायक झटका था दोस्त, क्योंकि आईएनए डिपेंडेंट था, काफी हद तक डिपेंडेंट था। जापान के आत्मसमर्पण के बाद आईएनए के लिए युद्ध जारी रखना लगभग असंभव सा हो गया। धीरे धीरे आईएनए की सैन्य गतिविधियां समाप्त होने लगी और बड़ी संख्या में आईएनए सैनिक ब्रिटिश सेना के हाथों बंदी बनाए गए। लेकिन दोस्तों, यहीं आईएनए की कहानी समाप्त नहीं होती। सैन्य लड़ाई तो खत्म हुई, परंतु इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई जिसने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया। ये था आईएनए ट्रायल, ठीक है। और
अब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और 1945 की घटनाएं। सुभाष चंद्र की जो जो रहस्यमयी घटना जो सामने आई कि भाई सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये आधिकारिक विवरण के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू, जो कहाँ पे, ताइवान में, ताइहोकू एक आइलैंड है, वो ताइवान में विमान दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु की सूचना दी गई। ये ऑफिशियली है, ठीक है, इनको ये ऑफिशियली मान लेना है। लेकिन इनकी मृत्यु को लेकर लंबे समय तक विवाद और अलग अलग दावे बन रहे थे। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस का अंतिम समय भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित विषयों में से शामिल रहा। अब देख लेते हैं आईएनए ट्रायल्स को। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार के सामने प्रश्न था, आईएनए के पकड़े गए पदाधिकारियों और सैनिकों के साथ क्या किया जाए। अंग्रेज सरकार ने इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। इन मुकदमों के लिए जो स्थान चुना गया वो था लाल किला। लाल किलों में इन पर मुकदमा चलाया गया। इसीलिए इन्हें आईएनए ट्रायल्स या दूसरा नाम रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज शायद यह अनुमान नहीं लगा पाए थे कि ये मुकदमे अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेंगे। जैसे ही आईएनए अधिकारी पर मुकदमा शुरू हुआ, पूरे देश में उनके प्रति सहानुभूति और ब्रिटिश शासन के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। अब आईएनए सैनिक कई भारतीय की नजर में आरोपी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ने वाले सैनिक बन चुके थे। लाल किले के मुकदमे 3 नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। वो 3 नाम कौन था, आइए जानते हैं। एक थे कौन, शाहनवाज खान, दूसरा प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, ये हुए प्रेम कुमार सहगल, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ये तीनों इस नाम से काफी ज्यादा फेमस था दोस्त। ध्यान दीजिए, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। इन कारण तीनों का मुकदमा भारतीय जनता के बीच एकता का प्रतीक भी बन गया, क्योंकि 3 जो कम्युनिटी है, एक हिंदू है, मुस्लिम है और सिख है। जनता के सामने संदेश यह था कि आईएनओ में धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के नाम पर सैनिक एक साथ लड़े। इसीलिए इन 3 अधिकारियों का मामला केवल कानूनी मामला नहीं रहा, यह हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रवादी भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। क्या बन गया, एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया दोस्त। अब देख लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या करे। भाई ट्रायल चला तो उसका प्रभाव भी होगा। मुकदमों का प्रभाव आंदोलन अदालत से बहुत बाहर तक गया। पूरे भारत में अंग्रेज के खिलाफ भावना तेज हो गई। कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल आईएनए सैनिकों के समर्थन में सामने आए, उनके सपोर्ट दिखाए, छात्रों के लिए प्रदर्शन किए और जनता में, ठीक है, छात्र ने उनके लिए प्रदर्शन किए और जनता में इन सैनिकों के प्रति भारी सहानुभूति पैदा हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय सैनिकों पर पड़ा, उनमें राष्ट्रवादी भावना बढ़ा। भाई कोई आदमी आप अच्छा काम करे और आपको सपोर्ट करे तो स्वाभाविक बात है अच्छा काम करने की और मन होता है। जब अंग्रेज के सामने केवल राजनीति आंदोलन की समस्या नहीं थी, उनकी चिंता यह भी थी कि भारतीय सशस्त्र बलों में राष्ट्रवादी विचार फैल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा और मनोवैज्ञानिक पकड़ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अब देख लेते हैं कि भाई इस ट्रायल में कौन कौन हेल्प करने आए। तो इनमें जो प्रमुख थे ये थे भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। ये तीनों वकील के रूप में कहां पे आए, आईएनए ट्रायल्स को लड़ने के लिए।
विशेष रूप से भुल्ला भाई देसाई ने बचाव पक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण कानूनी भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू भी आईएनए अधिकारियों की कानूनी सहायता के लिए सामने आए और वकील की पोशाक भी पहने। देख सकते हैं आप, इन्होंने वकील की पोशाक भी धारण की। लेकिन इस मुकदमा का असली ताकत केवल अदालत के अंदर मौजूद वकील नहीं थे। अदालत के बाहर पूरा देश इन सैनिकों की ओर देख रहा था दोस्त। यानी आयरन ट्रायल्स अब कानून बनाम आरोपी का मामला नहीं था, वह धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद बनाम ब्रिटिश शासन के रूप में जाने लगा। अब देख लेते हैं नौसेना विद्रोह के बारे में। आयरन ट्रायल्स का प्रभाव भारतीय सशस्त्र बलों के मनोबल पर भी पड़ा। इन मुकदमों के बाद सेना और नौसेना के भारतीय जवानों के बीच राष्ट्रवादी भावना और असंतोष बढ़ा। भाई ट्रायल चलाओगे, अच्छे काम करने के बाद तो स्वाभाविक बात है उस पर तो असंतोष बढ़ेगा ही। कुछ समय के बाद 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ। याद रखिएगा कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ, तो 1946। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अंग्रेज के लिए यह बहुत गंभीर संकेत था। ब्रिटिश शासन भारत में केवल थोड़े से अंग्रेज अधिकारियों के बल पर नहीं चल रहा था, उनकी सबसे बड़ी ताकत भारतीय सैनिक थे। यदि भारतीय सैनिक की निष्ठा ही बदलने लगे तो इतने बड़े देश पर शासन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता था। इसीलिए आईएनए और उसके बाद सैनिक असंतोष ने अंग्रेज को संकेत दिया कि भारतीय सेना पर उनका नियंत्रण पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा दोस्त। अब हम देखेंगे कि महत्व और इसकी पुनरावृत्ति को, एग्जाम बूस्टर पॉइंट को भी हम लोग देखते चलेंगे। दोस्तों अब आईएनए की पूरी कहानी लगभग हमने समझ ली। अब हमें घटनाओं से थोड़ा ऊपर उठकर यह समझना है कि आजाद हिंद फौज का ऐतिहासिक महत्व आखिर था क्या। क्योंकि केवल यह कहना कि आईएनए सैन्य रूप से दिल्ली तक नहीं पहुंच सकी कहानी का आधा हिस्सा होगा दोस्त। इसका प्रभाव भारतीय जनता, भारतीय सैनिक, महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और ब्रिटिश शासन की मानसिक पकड़ पर भी पड़ा। इसीलिए कुछ अगली तथ्य के साथ में हम लोग अगले स्लाइड्स में जोड़ेंगे दोस्त। आईएनए का पहला बड़ा महत्व था कि उसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को क्या दिया, सैनिक रूप में उनको दिया दोस्त। उन्होंने सैनिक रूप उनको दिया। इससे पहले भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, लेकिन आईएनए एक संगठित सेना के रूप में अंग्रेज से लड़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा, आईएनए ने यह दिखाया कि ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा कर चुके भारतीय सैनिक भी अंग्रेज के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं। तीसरा बड़ा योगदान था सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को भारतीय की सीमा से बाहर जाकर दूसरे देशों के सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए आईएनए को केवल युद्ध के परिणाम से नहीं बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष की सोच को बदलने के संदर्भ में भी देखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने थिंकिंग लेवल ही चेंज कर दिया दोस्त। आईएनए का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय सेना और भारतीय समाज पर दिखाई देता है। आईएनए के कारण सैनिकों के बीच राष्ट्रवादी भावना मजबूत हुई दोस्त। इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय के सैनिक एक साथ लड़े। यानी सेना के भीतर पहचान का आधार धर्म नहीं था बल्कि स्वतंत्रता का साझा लक्ष्य था। रानी झांसी रेजिमेंट ने यह दिखाया कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संघर्ष में सीधे सैन्य भूमिका निभा सकती थी। निभा सकती हैं थी नहीं, निभा सकी। और भारत में आईएनए ट्रायल्स और बढ़ते सैनिक असंतोष ने ब्रिटिश शासन की स्थिति को और कठिन बना दिया। इसीलिए आईएनए की वास्तविक विरासत उनकी सैन्य सफलता से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी प्रभाव में दिखाई देता है दोस्त। अब देख लेते हैं जो प्रमुख व्यक्ति थे और उनका संबंध किस किस से था दोस्त। व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह आईएनए का पहला
संगठन कैप्टन मोहन सिंह। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस, ठीक है। और आईएनए का पूर्ण गठन और नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। और रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में चली दोस्त। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुलबख्श सिंह ढिल्लो, ये लाल किला इंडियन ट्रायल से जुड़े प्रसिद्ध अधिकारी थे। इन्हीं पर जो ट्रायल्स चलाया जा रहा था। शौकत अली मोरंग में भारतीय ध्वज फहराने से जुड़े हुए थे। और भुल्ला भाई देसाई, कौन भूल सकते हैं भाई, आईएनए ट्रायल्स में प्रमुख बचाव के रूप में जो किए थे कार्य, आईएनए ट्रायल्स में भुल्ला भाई देसाई। अब महत्वपूर्ण तारीख को भी हम लोग देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से भारत से बाहर निकल पड़े। कब निकल पड़े भाई? तो 1941 में निकल पड़े थे। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आईएनए का पहला गठन किया गया 1942 में। और सुभाष चंद्र बोस ने जो बागडोर संभाली आईएनए का, ये 4 जुलाई 1943 को संभाली थी। और आजाद हिंद संघ सरकार जो सिंगापुर में स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। यह सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से पूरी कहानी अपने आप बन जाती है दोस्त। पहला, भारत से बाहर जाना, आईएनए का प्रारंभिक गठन होना, नेताजी का नेतृत्व और फिर स्वतंत्र सरकार की स्थापना। अब आगे देखते हैं। 1943 में नेताजी अंडमान निकोबार पहुंचे और 14 अप्रैल 1944 को मोरंग में आईएनए का झंडा फहराया गया। इम्फाल कोहिमा अभियान 1944 में हुआ। जापान की पराजय और आईएनए की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई 1945 में, और 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और 1945 से 46 के बीच में आईएनए ट्रायल्स हुआ, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता है दोस्त। अब हम वन लाइनर सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आईएनए का पहला संगठन किसने किया? तो आईएनए का पहला संगठन करने वाले मोहन सिंह थे और उनकी स्थापना हुई 1942 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे रास बिहारी बोस। और आईएनए का जो प्रसिद्ध नेतृत्व किया, ये क्या थे? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी ने बागडोर कब संभाला? तो 1943 में नेताजी ने बागडोर संभाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर। कब हुए थे इसका? 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हो गई। कहाँ पर हुआ भाई? तो सिंगापुर में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ये नारा नहीं था, ये एक समझिए रास्ता था। जो युद्धबंदियों के जो आईएनए का जो युद्धबंदी था, आईएनए का जो सैनिक था, उनके लिए एक रास्ता था दिल्ली चलो। झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल से, और अंडमान का नाम क्या था? शहीद, और निकोबार का स्वराज। इनको एक साथ याद रखिए। अब अगला रिवीजन, मोइरोंग कहाँ पर है? तो मोइरोंग मणिपुर में है। ये झंडा जो वहां पर फहराया गया था शौकत अली के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, शौकत अली के द्वारा ध्वजारोहण किया गया दोस्त। चलिए, और 3 प्रसिद्ध आरोपी जो रहे हैं, ये शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुलबख्श सिंह ढिल्लो। ये प्रमुख रूप से 3 जो आरोपी रहे थे, इन्हीं पर ट्रायल्स चलाया जा रहा था। अब देख लेते हैं। प्रसिद्ध वकील हुए भुल्ला भाई देसाई। आईएनए का लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता थी। और महिला रेजिमेंट झांसी रानी रेजिमेंट थी। प्रसिद्ध अभिवादन हुए जय हिंद, जय हिंद प्रसिद्ध अभिवादन हुआ। आईएनए की सैन्य दिशा दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज की जो संपूर्ण टाइमलाइन है, बस एक ही लाइन में हम लोग समझ लेते हैं, पूरा चैप्टर को कहानी से जोड़ देते हैं। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय युद्धबंदी को संगठित करके आईएनए का पहला गठन किया। नंबर 1 क्लियर। रास बिहारी बोस ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संगठन को आगे बढ़ाया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व संभाला और आईएनए को पुनर्गठित किया।
इसके बाद आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और दिल्ली चलो के लक्ष्य के साथ आईएनए भारत की ओर आगे बढ़ा। 1944 में मोरंग तक सफलता मिली, लेकिन इम्फाल कोहिमा अभियान विफल रहे। मतलब कि सफलता कहाँ मिली तो मोरंग में, और इम्फाल कोहिमा अभियान हमारा असफल हो गया। 1945 में जापान की हार से आईएनए की शक्ति क्या होने लगी, लुप्त होने लगी, समाप्त होने लगी थी दोस्त। इसके बाद हुए आंदोलन, लाल किला मुकदमे में आईएनए ट्रायल्स ने पूरे भारत में समाजवादी भावना को एक बड़े प्रतीक में बदल दिया दोस्त। लाल किला जो ट्रायल्स चल रहा था ये तीनों अधिकारी पर, यही आजाद हिंद फौज की पूरी कहानी है। सैन्य सफलता सीमित रही, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका बहुत व्यापक विस्तार रहा दोस्त। धन्यवाद। हमने आईएनए ट्रायल्स और आईएनए के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम लोग ने संपूर्ण विश्लेषण के साथ में अध्ययन किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।